लेकिन आखिर एल राता अलादा का मतलब क्या है? लेकिन इस मूवी की एंडिंग की तरफ एक बहुत बड़ा सरप्राइज हमें देखने को मिला और ये पता चला कि रिडलर। कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा द बैटमैन मूवी को और साथ में द बैटमैन मूवी का मेरा क्विक रिव्यू भी आपको बताऊंगा। मूवीज और वेब सीरीज की दुनिया में इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलो ताकि आपको मेरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। द बैटमैन मूवी पहले 2018 में रिलीज होने वाली थी, जिसमें बेन एफ्लेक बैटमैन बनने वाले थे और उस मूवी को डायरेक्ट भी करने वाले थे। लेकिन बेन एफ्लेक के पर्सनल इश्यूज की वजह से उन्होंने उस मूवी को छोड़ दिया और मैट रीव्स को इस मूवी का डायरेक्टर बना दिया गया। और फिर ऑलमोस्ट 4 साल बाद फाइनली ये एकदम नई और एकदम यूनिक बैटमैन मूवी आज रिलीज हो गई। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं द बैटमैन के एक्सप्लेनेशन। मूवी शुरू होती है और शुरुआत में ही हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे बैटमैन गॉथम के क्रिमिनल्स को ढूंढ कर पकड़ता है। और मूवी के फर्स्ट एक्ट या फर्स्ट क्वार्टर में ही हमें ये बता दिया जाता है कि बैटमैन अभी अपने दूसरे साल में है, यानी कि उसे बैटमैन बने हुए अभी सिर्फ 2 ही साल हुए हैं। इस मूवी को हम एक मर्डर मिस्ट्री मूवी की तरह भी देख सकते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में ही रिडलर पहला मर्डर करता है जो कि बहुत ही ब्रूटल था और ये पहला विक्टिम था गॉथम सिटी का मेयर डॉन मिचेल जूनियर। और यहीं पर हमें ये दिखता है कि लेफ्टिनेंट गॉर्डन बैटमैन को उस मर्डर को सॉल्व करने के लिए अपने साथ ले जाता है ताकि बैटमैन के अमेजिंग डिटेक्टिव स्किल्स से उन्हें हेल्प मिल सके। और वहां पर रिडलर ने बैटमैन के लिए एक रिडल या पहेली भी रखी थी जिसे वो सॉल्व करते हैं। और अगले सीन में हमें बैटमैन की बैट केव दिखती है और ये भी दिखता है कि बैटमैन आई लेंस को एज ए कैमरा यूज करके रिकॉर्डिंग भी करता है, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग गैजेट था। उसके बाद रिडलर अपने दूसरे विक्टिम को मारता है जो कि पुलिस कमिश्नर पीट सैवेज था और बैटमैन के लिए एक और मैसेज या रिडल छोड़ता है। और बैटमैन एल्फ्रेड की हेल्प से वो रिडल सॉल्व करता है और डॉन मिचेल की कार से यूएसबी ड्राइव उसे मिल जाती है, जिसमें डॉन मिचेल एक आनिका नाम की लड़की के साथ है जो कि एक नाइट क्लब में काम करती थी और उस नाइट क्लब को फैल्कॉन और पेंगुइन चलाते हैं। बैटमैन पेंगुइन से पूछताछ करने जाता है और फिर वो सेलिना काइल का भी पीछा करता है और उसे ये पता चलता है कि सेलिना काइल कैटवुमन है और आनिका भी सेलिना के साथ ही रहती थी। फिर बैटमैन और सेलिना को ये पता चलता है कि आनिका गायब हो चुकी है और बैटमैन और सेलिना मिलकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जहां पर ये पता चलता है कि कमिश्नर सैवेज फैल्कॉन के इशारे पर काम करता था और रिश्वत भी लेता था। उसके बाद रिडलर डिस्ट्रिक्ट अटर्नी या डीए गिल कोल्सन को किडनैप कर लेता है और उसके गले में बॉम्ब भी लगा देता है। और मैट रीव्स ने यह कहा है कि ये सीन रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर हुआ था, जहाँ पर एक बैंक को लूटा गया था और एक आदमी के गले में बॉम्ब भी लगाया हुआ था। और ये स्टोरी नेटफ्लिक्स की इविल जीनियस डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई है और इसी डॉक्यूमेंट्री के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया था। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पढ़ते हैं मूवी की तरफ। रिडलर कोल्सन को फ्यूनरल में भेज देता है जहां पर रिडलर बैटमैन और कोल्सन को 3 रिडल्स पूछता है और इन 3 रिडल्स को सॉल्व करने के लिए उनके पास सिर्फ 3 ही मिनट थे। कोल्सन पहले 2 का आंसर तो बैटमैन की मदद से दे देता है, लेकिन तीसरी रिडल का आंसर देने से वो मना कर देता है, जिसमें कोल्सन को उस इन्फॉर्मेंट का नाम बताना था जिसने मरोनी की ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी थी, लेकिन वो उसका नाम नहीं बताता और नेक पर लगा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और कोल्सन मर जाता है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और गॉर्डन और बैटमैन को एक ऑर्फनेज में रिडलर की वीडियो प्ले होते हुए दिखती है, जहां पर यह पता चलता है कि थॉमस वेन ने फैल्कॉन के साथ मिलकर एक रिपोर्टर को मरवा दिया था क्योंकि वो मार्था वेन की मेंटल इश्यूज की खबर लीक करने वाला था और इस इंफॉर्मेशन से थॉमस वेन का मेयर बनना बहुत मुश्किल हो जाता। फिर ब्रूस फैल्कॉन से मिलता है और फैल्कॉन ब्रूस को ये बताता है कि थॉमस वेन ने उसे जर्नलिस्ट को मारने के लिए कहा था और थॉमस और मार्था को मरोनी ने मरवाया था क्योंकि थॉमस मरोनी के बारे में पुलिस को बताने वाला था, लेकिन ये भी सच नहीं था। एल्फ्रेड ब्रूस को ये बताता है कि सच कुछ और ही है और थॉमस वेन ने उस जर्नलिस्ट को मरवाने का ऑर्डर कभी भी नहीं दिया, बल्कि फैल्कॉन ने उसे खुद मारा था। और साथ में एल्फ्रेड को ये भी लगता है कि फैल्कॉन ने ही थॉमस और मार्था को मारा था क्योंकि थॉमस उस जर्नलिस्ट के मर्डर के बारे में पुलिस को बताने वाला था। उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है और बैटमैन और गॉर्डन एल राता अलादा वाली रिडल को सॉल्व करते हैं, जो कि वही इन्फॉर्मेंट था जिसका नाम कोल्सन ने नहीं बताया था। और इसी इन्फॉर्मेंट पर यह कहानी आगे बढ़ती है जिसे रिडलर एल राता अलादा कहता है। लेकिन आखिर एल राता अलादा का मतलब क्या है? एल राता अलादा स्पेनिश सेंटेंस है जिसका मतलब होता है विंग्ड रैट, यानी कि एक रैट जिसके पंख होते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में रैट वर्ड तब भी यूज किया जाता है जब कोई इंसान अपने फायदे के लिए किसी इंफॉर्मेशन को लीक करे। और यही रिडलर की एक रिडल थी कि उस विंग्ड रैट या राता अलादा को ढूंढो जिसने मरोनी की इंफॉर्मेशन लीक की थी। फिर इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ती है और सेलिना बैटमैन को ये बताती है कि फैल्कॉन उसका बाप है। और फिर उन्हें ये भी पता चलता है कि मिचेल, जो कि रिडलर का सबसे पहला विक्टिम था, उसने आनिका को ये बताया था कि फैल्कॉन ने सैम मरोनी को रैट आउट किया था, या फिर ये भी कह सकते हैं कि फैल्कॉन ने सैम मरोनी को धोखा दिया था ताकि मरोनी जेल में चला जाए और गॉथम क्राइम का कंट्रोल फैल्कॉन के पास आ जाए। और इसीलिए फैल्कॉन आनिका को मार देता है और ये सब ऑडियो रिकॉर्डिंग बैटमैन गॉर्डन को दे देता है और गॉर्डन इस खबर को मीडिया में रिलीज कर देता है।
और फिर फाइनली ये रिवील हो जाता है कि एल राता अलादा या फिर वो विंग्ड रैट कोई और नहीं बल्कि फैल्कोन ही था। वैसे इस एल राता अलादा पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हैरान कर देगी। उसके बाद पुलिस फैल्कोन को अरेस्ट कर ही रही थी कि तभी उसे रिडलर गोली मार देता है और फिर कॉफी शॉप में सरेंडर कर लेता है। फिर बैटमैन और जीसीपीडी के लोग रिडलर के अपार्टमेंट में जाते हैं और उन्हें एक वीडियो मैसेज दिखता है जिसमें बताया गया था ट्रूथ अनमास्क, और जिसका मतलब ये लग रहा था कि बैटमैन की आइडेंटिटी रिडलर को पता थी, लेकिन वो वीडियो पासवर्ड से लॉक थी। फिर बैटमैन रिडलर से आर्कम असाइलम में मिलने जाता है और वो उसे ब्रूस वेन कहता है, और बैटमैन भी हम सब की तरह ये देखकर हैरान था कि रिडलर को ये कैसे पता चला कि बैटमैन ब्रूस वेन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। रिडलर बैटमैन को यह बता रहा था कि वो ब्रूस वेन को मार नहीं पाया और उसे ब्रूस वेन से इसीलिए नफरत थी क्योंकि थॉमस वेन के मर्डर के बाद जो पैसा ऑर्फनेज में जाता था वो जाना बंद हो गया था और उसकी वजह से उस ऑर्फनेज के बहुत से बच्चे ठंड से मर भी गए थे। लेकिन उन गरीब ऑर्फन्स की चिंता किसी को नहीं थी, बल्कि पूरे गौथम को चिंता थी सिर्फ ब्रूस वेन की, जो कि अब ऑर्फन बन चुका था। और इसी डिस्क्रिमिनेशन और करप्ट लोगों को सबक सिखाने के लिए एडवर्ड नैस्टन रिडलर बना था। लेकिन रिडलर बैटमैन को ये भी बताता है कि उसका प्लान अभी भी पूरा नहीं हुआ है। फिर बैटमैन रिडलर के अपार्टमेंट में जाकर उस पासवर्ड को ढूंढ लेता है और हमें रिडलर का फाइनल प्लान उस वीडियो में पता चलता है, जिसमें रिडलर ने 7 बॉम्ब्स गौथम के ब्रिजेस पर लगाए थे और उन ब्लास्ट से पूरे गौथम में पानी भर जाएगा। और मूवी के लास्ट में वो ये करने में सक्सेसफुल भी हुआ, लेकिन बैटमैन और बाकी पुलिस ऑफिसर्स ने बहुत से लोगों को बचाया भी। और ये सीन ट्रेलर में भी हमें पहले ही दिखा दिया गया था। डीसी मूवीज की प्रॉब्लम यही होती है कि वो ट्रेलर में सभी सरप्राइजेस दिखा देते हैं। वहाँ मार्वल तो ट्रेलर्स में कभी भी कुछ भी नहीं दिखाता और जो दिखाता है वो मूवी में होता ही नहीं। लेकिन इस मूवी की एंडिंग की तरफ एक बहुत बड़ा सरप्राइज हमें देखने को मिला, जहाँ ये पता चला कि रिडलर आर्कम असाइलम में कैद है और वहाँ उसने एक नया दोस्त बना लिया है। और वो नया दोस्त हमें हंसते हुए भी सुनने को मिला, जो कि बिल्कुल जोकर जैसी हंसी थी। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बैरी कीगन इस मूवी में जोकर का कैमियो प्ले कर सकता है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और ये जोकर का सीन हो सकता है एक हिंट हो, जो मैं ये बता रहा हूँ कि बैटमैन के दूसरे पार्ट में हमें जोकर भी देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा हुआ तो बैरी कीगन एक कमाल का जोकर होने वाला है। बात करूं अगर मैं इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट्स की, तो इस मूवी में पोस्ट क्रेडिट सीन था, लेकिन वो था सिर्फ रिडलर का एक गुड बाय। लेकिन इस छोटे से पोस्ट क्रेडिट सीन आने से पहले स्क्रीन पर दिखता है rataalada.com, और अगर आप इस rataalada.com वेबसाइट को खोलोगे तो वो सच में एक रिडलर की वेबसाइट है, जहां पर वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा और फिर आपको एंड में कुछ फोटोज भी रिवील करेगा। मुझे तो एंड में वेन फैमिली की ये इमेज देखने को मिली, और दूसरी बार इस वेबसाइट को खोलने पर कुछ और ही इमेजेस देखने को मिली। आप भी ये वेबसाइट खोल के ट्राई करना और मुझे कमेंट से बताना कि आपको कौन सी इमेज देखने को मिली। ये बैटमैन मूवी अब तक की सभी बैटमैन मूवी से टोटली अलग है। स्टोरी टेलिंग स्टाइल से लेकर बैटमैन की पोर्ट्रेयल तक सब कुछ अलग था। इसमें हमें पहली बार बैटमैन का डिटेक्टिव और इन्वेस्टिगेटिव पोर्ट्रेयल भी देखने को मिला। बात करूं मैं अगर स्टोरी की, तो स्टोरी को एक मर्डर मिस्ट्री की तरह लिखा गया था, जो कि बैटमैन और गॉर्डन मिलकर सॉल्व करते हैं। स्टोरी के स्क्रीन प्ले को मेरे हिसाब से थोड़ा और फास्ट पेस्ट रखना चाहिए था, क्योंकि जिन लोगों को थ्रिलर या मिस्ट्री मूवीज पसंद नहीं है उनके लिए ये मूवी बोरिंग हो सकती है। एक्टिंग डिपार्टमेंट में तो इस मूवी के एक्टर्स ने कमाल ही कर दिया है। रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन बहुत ही अच्छा था और डिफरेंट बैटमैन था। हाँ, ये मानता हूँ कि इस मूवी का ब्रूस वेन ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन हो सकता है कि आने वाले पार्ट्स में हमें रियल ब्रूस वेन उन मूवीज में देखने को मिले। ज़ोई क्राविट्ज कमाल की कैटवुमन बनी है और अब तक की सबसे बेस्ट कैटवुमन वही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एल्फ्रेड का रोल छोटा था बट पावरफुल था। गॉर्डन की परफॉर्मेंस भी इम्पैक्टफुल थी। हाँ, पेंगुइन के सीन थोड़े और ज्यादा बड़े होते तो ज्यादा मजा आता, क्योंकि कॉलिन फैरल की पेंगुइन ट्रांसफॉर्मेशन और एक्टिंग कमाल की थी। लेकिन पॉल डेनो के रिडलर की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि पॉल डेनो की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहेगी, और वैसा ही हुआ। पॉल डेनो के विलन रिडलर को वन ऑफ द बेस्ट विलन्स में माना जाएगा। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर है, और ऐसी सिनेमेटोग्राफी मैंने आज तक किसी भी कॉमिक बुक मूवी में नहीं देखी। मूवी की टोन और कलर्स बहुत ही अच्छे थे और बैटमैन की डार्क थीम से एग्जैक्टली मैच कर रहे थे। इस मूवी में बहुत से लॉन्ग टेक्स या ट्रैकिंग शॉट्स यूज हुए थे, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। एक्शन सीन्स भी बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लग रहे थे। म्यूजिक ने इस मूवी की स्टोरी, एक्टिंग और सिनेमेटोग्राफी पर 4 चांद लगा दिए, चाहे फिर बैटमैन की चिलिंग थीम हो या फिर निर्वाणा का गाना। बैकग्राउंड म्यूजिक ने तो मेरा दिल जीत लिया। इस मूवी को देखकर ऐसा लगता है कि डायरेक्टर मैट रीव्स ने इस मूवी का विजन फ्यूचर को देखकर ही बनाया है। थ्रिलिंग और क्राइम सॉल्विंग बैटमैन मूवी के बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा, लेकिन मैट रीव्स ने ऐसा सोचकर इस बैटमैन मूवी को बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाया और एज अ डायरेक्टर अपना रोल परफेक्टली प्ले किया। सिर्फ एक कमी जो मुझे लगी वो थी इस मूवी की स्लो पेस। सेकंड हाफ में इस मूवी की पेस और ज्यादा फास्ट होनी चाहिए थी। बात करें अगर द बैटमैन की मेरी रेटिंग की, तो स्टोरी को मैं 8 आउट ऑफ 10 दूंगा, एक्टिंग को 10 आउट ऑफ 10, सिनेमेटोग्राफी को विदाउट एनी डाउट 10 आउट ऑफ 10, म्यूजिक को भी 10 आउट ऑफ 10 दूंगा और डायरेक्शन को 9 आउट ऑफ 10।
और इन 5 फैक्टर्स को मिलाकर मेरी द बैटमैन मूवी की रेटिंग है 94%। आप इस मूवी को 100 में से कितनी रेटिंग दोगे मुझे कमेंट्स में बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग।